हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक हम पिछली क्लासेस में, आप लोग पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं, हम लोगों ने FLN और CBC यानी CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और नए आप एग्ज़ाम पैटर्न में देख सकते हैं, KVS के एग्ज़ाम पैटर्न में ये दोनों टॉपिक NEP 2020 के अंदर दिए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी NEP 2020 में दिया हुआ है। ठीक है। वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो NEP है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इसको एक स्पेशल प्लेस दिया गया है, इसलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, ये इस विश्वास के ऊपर है कि हर एक बच्चा जो है, that every child can learn and realize her full potential if provided equal opportunity to participate in the school, supported with resource required as per the condition। मीन्स अगर किसी बच्चे को जैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है वैसे रिसोर्सेज हम उसको प्रोवाइड करें तो हर बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है। ठीक है। दिस इज़ द बिलीफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सबके लिए एक समान, सबको शिक्षा देनी है एक समान एक ही स्कूल में। ये कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम बोल देते हैं ना कि ये फिज़िकली चैलेंज्ड है, ये मेंटली चैलेंज्ड है, इसको ये डिसेबिलिटी है, इस वजह से ये हमारे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ता, इनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। तो हमारी जो NEP 2020 है वो क्या कहती है कि नहीं, ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए। वो बच्चे भी हमारे साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं अगर हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और उनको जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, जैसा उनको सपोर्ट चाहिए, वैसा उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। देखिए, द इंक्लूजन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है कि आप किसी भी बच्चे को, अगर वो फिज़िकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, वो आपके पास एडमिशन के लिए आता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है। आपको आपके स्कूल में एडमिशन उसको देना पड़ेगा। दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट। RT एक्ट के अकॉर्डिंग, RT 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग ये हर एक बच्चे का राइट है कि वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है जिस भी स्कूल में वो चाहे। ठीक है। तो जो इंक्लूज़न है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, अब कोई प्रिविलेज नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री कि ये इंक्लूज़न का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले कनाडा में फॉलो हुआ था। ठीक है। और उसके बाद US की कंट्री और ग्रेट ब्रिटेन ने भी इसको फॉलो किया। मतलब सबसे पहले कैनेडियन स्कूल्स में लोगों ने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। फिर जब उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखे तो USA, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब लोगों ने इसको शुरू किया। इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, पहले इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम यही रखा गया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और ये प्रोग्राम 1974 में लॉन्च हुआ था। ये सबसे पहला स्टेप था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ। उससे पहले भी कोठारी कमीशन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था, पर जब तक जो है इसकी इम्पोर्टेंस को कि डिसेबिलिटी वाले जो चिल्ड्रन हैं वो भी रेगुलर स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, ये बात कोठारी कमीशन ने भी कही थी, लेकिन उसकी बात को लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना। 1974 के अंदर जो है वो पहला हमारा क्या था प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका नाम तब ये होता था IEDC। कि जो बच्चे किसी भी तरह से नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, डिफरेंट हैं, उन सब को भी हमें एक साथ, डिफरेंट प्लस नॉर्मल, जिनको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, उन सब को हमें एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना है। दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और इसी को अब क्या नाम दे दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आई थिंक तो सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे ये B.Ed में और हमारे DLED कोर्स में भी एक पूरा टॉपिक होता है। आई थिंक B.Ed में तो एक पूरा पेपर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम लोग 2-3 वर्ड बार बार देखेंगे, फिज़िकली चैलेंज्ड, तो उसकी कुछ वर्ड्स हैं। एक इम्पेयरमेंट,
वर्ड है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ठीक है, तो पहले इन दोनों के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, हमें पहले इन दोनों का कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं हम लोग। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी लॉस और अबनॉर्मलिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर और द फंक्शन। मान लिया कोई बच्चा है, उसके कान के ऊपर किसी ने एक थप्पड़ मारा, उसका कान का पर्दा फट गया। अगर उसका कान का पर्दा फट गया यानी उसको क्या हुआ, लॉस हो गया है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गन के अंदर अबनॉर्मलिटी आ गई है उसकी, तो उसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट। क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट। यानी ये ऑर्गन लेवल पे या टिश्यू लेवल पे किसी के अंदर डिस्टरबेंस आ जाना। मान लिया किसी की आँख में कुछ चला गया, यानी मान लिया कांच का टुकड़ा चला गया, कुछ लग गया, तो उसकी वजह से अब उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहलाता है इम्पेयरमेंट। अब अगर किसी की आँख में कांच का टुकड़ा लग गया तो वो उसका इम्पेयरमेंट हो गया, लेकिन अब वो टुकड़ा लगने की वजह से या कान पे थप्पड़ लगने की वजह से जो पर्दा ख़राब हो गया, वो सुन नहीं पा रहा है, वो उसकी डिसेबिलिटी हो जाएगी। डिस्टर्बेंस एट पर्सनल लेवल, कि वो जो उसको क्षति, इम्पेयरमेंट को हम हिंदी में पढ़ सकते हैं क्षति, और ये होगी अक्षमता। यानी इस क्षति की वजह से जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो क्या होगी, उसकी डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, यानी ये फंक्शनल लेवल पे आ जाता है, वो उसकी काम करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। ठीक है, और हैंडीकैप का मतलब तो आई थिंक सबको पता होगा, इज रिजल्ट ऑफ एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स, मतलब ये स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, लिमिटेशंस किसी की, यानी अपंगता, हैंडीकैप, कि किसी के अंदर कोई बॉडी ऑर्गन होता ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट सबको समझ आए होंगे, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी क्या होता है। तो आगे चले हम लोग, देखें अब ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। जो ये अलग अलग कलर के डॉट्स आपको दिख, ग्रीन कलर वाले हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो ये कलरफुल वाले हैं ये अब नॉर्मल हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब सबको हमने एक ही क्लासरूम में बिठा के रखा है। अब ये एक्सक्लूज़न होता है जब देखो नॉर्मल वाले हमारे अंदर में हैं और अब नॉर्मल वाले सारे बाहर हैं, मतलब हमारे नॉर्मल क्लासरूम में नहीं है। ये सेपरेशन है, यानी उनके लिए हमने एक क्लासरूम अलग से बना दिया, उनके लिए अलग स्कूल है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाला जो कंसेप्ट आया था उसको इंक्लूसिव में क्यों चेंज किया। आप देखें इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इनका क्लासरूम एक ही स्कूल है, पर इन लोगों को कुछ पीरियड्स या कुछ टाइम के लिए कुछ स्पेशल जो भी चीज़ें चाहिए थी वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, वो क्या था, इंटीग्रेशन था। मतलब इनका स्कूल एक ही है पर इनके लिए अलग क्लासरूम है और इनके लिए अलग रूम है। ठीक है, यहाँ से आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, इंक्लूज़न क्या है, एक्सक्लूज़न क्या है। ठीक है, अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए दो शब्द समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इक्वलिटी एंड इक्विटी। ये सारे नोट्स सीबीएसई ने एक हैंडबुक दी है ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें से ही प्रिपेयर किए गए हैं। एक एनसीईआरटी ने भी बुक दी हुई है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, आप गूगल पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट वही है, बुक बहुत ज़्यादा पेजेस की है तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। ये आई थिंक 150 या 200 के नियर अबाउट पेजेस की, और ये भी ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए तो जो शब्द है इक्वलिटी एंड इक्विटी, देखो आपको पिक्चर से क्लियर होगा। यहाँ क्या हो रहा है, मेरी क्लास में ये बच्चे हैं, अब मैं इन तीनों को, जो मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ वही मैं तीनों बच्चों को पढ़ा रही हूँ। देखो तीनों को मैंने एक जैसी जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, पर क्या वो तीनों का सीखने का लेवल एक जैसा हो रहा है, क्या ये इक्वल है, क्या ये बात सही है, बताइए मुझे। और इधर क्या कह रहा है, हमने इस बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं थी, इस बच्चे को दिया, इसको और ज़्यादा दिया। तो ये इक्विटी होती है, एक्चुअल में यही इक्वल है। इसी के ऊपर NEP 2020 जो कह रहा है कि जिस बच्चे को जैसी नीड हो, ठीक है, जिस बच्चे को जैसी नीड हो हमें वैसा ही सपोर्ट देना है उसको।
जिस बच्चे को नीड नहीं है, जिसको कम सपोर्ट की नीड है उसको कम देंगे, जिसको ज़्यादा की नीड है उसको ज़्यादा सपोर्ट देंगे। तो ये कंसेप्ट आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि इक्वलिटी और इक्विटी क्या होती है, क्षमता और समानता। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वलिटी की बात नहीं करती, वो बात करती है इक्विटी की, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब जिस बच्चे को जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट दो। जिसको ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके, उसको ज़्यादा दो, जिसको नहीं है उसको कम दो। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन जो प्रेशराइज करता है हमें कि हमारी जो एजुकेशन है वो इक्विटेबल होनी चाहिए, ना कि इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्विटी और इक्वलिटी का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्या है कि हमें सबको, हम मान लिया हम कोई क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा हम अलग अलग अप्रोच यूज़ करते हैं। हम कहीं पे फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं बच्चों के लिए, कई बार हम पीपीटी दिखाते हैं बच्चों को, कई बार हम लोग वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग अप्रोच इसीलिए यूज़ की जाती हैं। हो सकता है कई बच्चों को देख के, ये पीपीटी में दिखाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, फ्लैश कार्ड्स में हम चीज़ें दिखाते हैं। हो सकता है कई बच्चों को देख के समझ आता हो, बोलने की बजाय उनको जो देख के ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ आता हो। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रख के जो है हमें हमारे लेसन प्लान में या टीचिंग के टाइम पे ये एड्स जो हैं यूज़ करने पड़ते हैं। वो इसीलिए यूज़ करने पड़ते हैं इक्विटी बनाए रखने के लिए क्लास में। तो आगे चलें। अब देखो, अब हमारी क्लास में सबसे पहला काम क्या होता है। मान लिया अब शुरू में तो कोई पेरेंट हमें नहीं जो बच्चा मान लिया कोई बच्चा पूरी तरह से विजुअली हैंडीकैप है, जिसको कुछ नहीं दिखता है यानी ब्लाइंड है, तो उसको तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। किसी के कोई हैंडीकैप है उसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। पर कई बच्चे ऐसे, कुछ और डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं बच्चों के अंदर, जैसे ऑटिज़म है, और मैं नाम बताऊंगी। तो उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आसानी से, वो देखने में नॉर्मल बच्चों जैसे दिखते हैं हमें। तो जो सबसे पहला काम हमारा होता है, जब हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जितना जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे उतना जल्दी हम उन तक अप्रोच कर पाएंगे, यानी उनके लिए जो है जो भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी टेक्निक यूज़ करनी है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि उसको जो है हमें ऑब्ज़र्व करना है और उसका जो बिहेवियर है उससे आइडेंटिफाई करना है बच्चे को कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, उसके लिए एक ये छोटा सा मैप बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, टीचर आइडेंटिफाइज अ चाइल्ड विद प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड मैनेजिंग सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। सिर्फ ये नहीं कि एक बच्चा है जो अच्छा पढ़ता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर उसको क्लास में हो सकता है इमोशनल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लास में दूसरे बच्चों को मारता है, गाली देता है, या कुछ और ऐसी करके कुछ और ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं बच्चे। तो हमें उस बच्चे की हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इस बच्चे में कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड अफेक्टेड बाय द स्कूल इन्वायरमेंट, हमें अब सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या वो हमारे स्कूल में, हो सकता है आसपास के बच्चे उसको परेशान कर रहे हो, इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, या कुछ और परेशानी हो। यानी हमें देखना है कि क्या उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो स्कूल इन्वायरमेंट की वजह से है या कोई और फैक्टर है। जैसे मान लिया हो सकता है कोई नहीं पढ़ पा रहा है, उसको जो सिलेबस है वो डिफ़िकल्ट लगता हो, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, इस टाइप से लॉन्ग एब्सेंस, बहुत दिन से एब्सेंट चल रहा हो, बीमार हो, तो हमें उसकी हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आता है, कंटिन्यू टू ऑब्ज़र्व। अगर यस आया तो उसको ऑब्ज़र्व कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी रीज़न यस हो जाता है तो हम फिर उसको आगे फर्दर ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर ये सारे रीज़न्स नहीं है, नो आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिस्पेंसरी इन द परफॉर्मेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्टूडेंट ऑफ द सेम एज ग्रुप। क्या
वो जो बच्चा है और उसकी एज ग्रुप के बाकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, वो चीज़ देखनी है हमें। अगर ये चीज़ यस है कि उन दोनों की परफॉर्मेंस में डिस्टर्बेंस है, यानी डिस्प्यूट आ रहा है, अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि वो जो प्रॉब्लम है, इज़ द प्रॉब्लम कंटिन्यू फॉर द क्वाइट सम टाइम, कि क्या कुछ समय के लिए है या सिर्फ स्कूल और घर में दोनों जगह उसको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है उसको स्कूल में प्रॉब्लम हो रही हो, घर पे नहीं हो रही हो। स्कूल में वो दूसरे बच्चों के साथ बातें करने में बिजी है इसलिए वो लिख नहीं पा रहा हो, घर पे वो जल्दी काम कर लेता हो, या स्कूल में उसको इधर उधर देखने में और उसमें उसकी कंसंट्रेशन पावर कम हो, घर पे वो अच्छे से काम कर सकता हो। इस टाइप से हमें देखना है कि क्या स्कूल सेम प्रॉब्लम स्कूल और घर में दोनों जगह हो रही है या सिर्फ स्कूल में हो रही है या सिर्फ घर में हो रही है। इज़ द प्रॉब्लम अफेक्टेड द चाइल्ड्स लर्निंग और द सोशल एंड द डेली लाइफ, कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या आ रहा है। अगर नो आता है तो हम कंटिन्यू टू ऑब्जर्व, मतलब इन्हीं में से कुछ ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। अगर इन पे यस आ जाता है तो रेफरल रिकमेंडेड, मतलब उसको हमें किसी काउंसलर के पास या पहले थोड़े टाइम के लिए स्पेशल एजुकेटर के पास लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमें बता सके, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर आगे काम कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा CTET वगैरह में या KVS के पेपर में आपसे नॉर्मली कोई नहीं पूछेगा कि किसी बच्चे को कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही, बताओ उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसको कौन सी समस्या है। तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछते ना, आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेटर्स बना के दिए हैं, ये CBSE की ही बुक से लिए हुए हैं मैंने, कि आपको ये इन्हीं में से कंडीशनल क्वेश्चन बन के आते हैं, इन्हीं सिचुएशंस में से। तो इन सिचुएशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, एक एक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम यही ले लेते हैं, चलो डिस्कैलकुलिया। आप यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, इसका मतलब होगा कैलकुलस होता है ना, यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी उसका, यानी ये मैथ से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगी ये प्रॉब्लम? मैथ से रिलेटेड। देखो, A child has difficulty in understanding counting and skip counting. आपको क्वेश्चन में सीधा यही बोलेगा कि एक बच्चे को काउंटिंग और स्किप काउंटिंग समझ नहीं आ रही, तो बताओ उसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्कैलकुलिया। Struggles to recognize pattern like ascending, descending, big, small, more, less. ये कंडीशन दे सकता है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम क्या पता करेंगे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्कैलकुलिया। रिवर्सल ऑफ नंबर्स वाइल राइटिंग। कई बार बच्चे लिख देते हैं, जैसे 4 ऐसे है तो उसको ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो यानी वो नंबर्स को उल्टा पुल्टा लिख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा नंबर कैसे लिखना है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मैथ साइन, यानी उसको ये समझ नहीं आ रहा ये प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, उसको साइन की ही प्रॉब्लम है, साइन समझ में नहीं आ रहा है, तो भी उसको कौन सी समस्या है? डिस्कैलकुलिया। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे हैं हमारे पास जिनको स्पेशल नीड्स होती है, ये उन बच्चों के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि अब पहले हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आगे के लेक्चर्स में हर टाइप के बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे। विजुअली इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, हर टाइप के ऐसे इंडिकेटर्स की लिस्ट है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनका क्योर या उनके लिए क्या हम कर सकते हैं हमारी नॉर्मल क्लासरूम में, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें से आपने देखा होगा ज़्यादातर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखो, ए चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग बेसिक मैथ फैक्ट्स, स्ट्रगल इन अंडरस्टैंडिंग मैथ लैंग्वेज, उसको मैथ की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती क्या लिखा है, स्ट्रगल इन चार्ट ग्राफ्स, ये सब समझ नहीं आती। पुअर मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स एबिलिटी, यानी वो मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। हैंडलिंग मनी, उसको पैसे का लेन देन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसको फ्रिक्वेंटली नीड्स वर्बल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट या कहीं भी बुक में स्टेटमेंट लिखी है, जैसे हमने लिख दिया ऐड दीज, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, हमें उसको बताना पड़ता है, उसको बार बार वर्बल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि इसमें ऐसा करो। ठीक है,
तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, यानी जब कभी भी किसी बच्चे को मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन दे देता है। जैसे पूरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देगा, है चाइल्ड, उसका नाम लिख देगा, स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न लाइक असेंडिंग, डिसेंडिंग, बिग और स्मॉल और मोर और लेस, विच प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग, आपको ऑप्शंस दे देगा, फिर आपको चूज़ करना है। तो मैथ के लिए जो भी रहेगी वो कौन सी रहेगी, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, उसके बाद हम एक और देखते हैं, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया जो होता है वो लेखन विकार होता है, राइटिंग। ठीक है, देखिए, अ चाइल्ड हैज़ एन मतलब उसकी हैंड राइटिंग ऐसी है, हमें समझ ही नहीं आ रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उस बच्चे ने क्या लिखा है। देयर इज़ अ कम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ लोअर एंड अपर केसेस। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जैसे ए, आप देखो उसने आप अपर और लोअर केस को मिक्स करके लिख दिया है। देयर आर द वर्ड्स ओमिटेड इन द रिटन वर्क। कई बार बच्चे, ओमिटेड का मतलब होता है उसको भूल जाते हैं लिखना, किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं बच्चे बीच बीच में। ठीक है, भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, वर्ड्स छोड़ छोड़ के लिखते हैं। अब उसको क्या है, लाइंस का समझ नहीं आता है, वो लाइनों में ऊपर नीचे लिख देता है, कंसर्न लाइन में। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बना लेगा वो, सिचुएशन बेस्ड लाइन में, ऐसे एक वर्ड यहाँ जा रहा है, एक वर्ड यहाँ जा रहा है, उसका एक वर्ड यहाँ जा रहा है, ऐसे करके वो लिख देता है। डिस्कॉरेंट रिस्ट बॉडी और द पेपर पोजीशन, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, इधर से स्टार्ट करके लिख देंगे, नीचे से शुरू कर देंगे, उल्टा बुक पकड़ के लिख देंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर, स्लो कॉपिंग पेस, मतलब वो आप कुछ भी कॉपी करने को देंगे बहुत स्लो लिखेंगे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली। नेक्स्ट है इनटेंटिव व्हाइल राइटिंग। अब वो कई बार वो सिर्फ क्या करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा है उसको समझते नहीं है, डोंट अंडरस्टैंड, उनको पता ही नहीं क्या लिखा है। वो क्या करते हैं, सिर्फ जो लिखा है उसको देख देख के लिखते रहते हैं, उनकी अटेंशन नहीं होती लिखते टाइम, कोई अटेंशन नहीं दिखाते हैं वो। तो ये सारी जो भी लिखने में जो भी प्रॉब्लम, हमें जब किसी भी बच्चे की नोटबुक में ऐसी प्रॉब्लम्स दिखें तो हम क्या पता करेंगे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया है, उसको क्या है, डिस्ग्राफिया। और इसके इन सब अभी हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, आगे की लेक्चर में हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और पढ़ेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं प्राइमरी लेवल की, उन बुक्स के लेसन प्लान भी बना के दिए हुए हैं हमें, कि हम किसी बच्चे को, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला कोई बच्चा है, एचआई वाला, तो उसके लिए कैसे करके हम एक एक चैप्टर का सैंपल दिया हुआ है कि इस चैप्टर को उस बच्चे के लिए क्या स्पेशल ऐड कर सकते हैं ताकि वो बच्चे समझ पाएँ। कोई विजुअली हैंडीकैप है, उस बच्चे के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं, तो वो भी अगर हमें समय मिला तो हम करेंगे ज़रूर। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को जस्ट उसका पीपीटी शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या था, इसके अंदर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पठन विकार। देखिए, द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन मेकिंग साउंड सिंबल एसोसिएशन, कि उसको जो है आवाज़ और सिंबल्स के बीच में कोई अंतर समझ नहीं आ रहा। द चाइल्ड हैज़ शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब उसका ध्यान, डिसलेक्सिया, इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, इस लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि एक बच्चा SAW लिखा हुआ है, उसको ऐसे पढ़ रहा है, मतलब उसको ऑर्डर का नहीं पता, वो लेटर्स को रिवर्स करके पढ़ रहा है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, पठन विकार। हैज़ इशू इन कॉपिंग फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखो कई बार क्या होगा, हम बोर्ड से, बुक से, बोर्ड से, इवन व्हेन ही और शी हैज़ नॉर्मल विजन, यानी वो अच्छे से देख सकता है फिर भी वो कॉपी करने में बहुत मिस्टेक करता है, यानी वो लिखने में प्रॉब्लम है, उसको ऐसे लिख देता है, वर्ड्स को उल्टा, रिवर्स, उसको शेप्स,
थिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में, शेप्स के अकॉर्डिंग, कलर साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वही जैसे यहाँ उसके अंदर वर्ड्स को ओमिट कर देता था ना लिखते टाइम, वैसे ही यहाँ पे वो वर्ड्स को छोड़ देता है बोलते टाइम, पढ़ते टाइम। द चाइल्ड फेसेस डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम बच्चे को बोलेंगे कि 208 पेज खोलो, ओपन द पेज नंबर दिस, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैडम ने क्या बोल दिया। वो इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस है उनको अरेंज नहीं कर पाएगा। हम उसको बोल दें, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें कि इसको ऐसे ऐसे कर दो, तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। द चाइल्ड्स फाइंड डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग डिटेल्स ऑफ द आंसर्स फ्रॉम स्टोरी पैसेज, यानी उसकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वो बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। तो आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे करके, इन सिचुएशन पे बेस्ड ही आप लोगों से ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब अगली क्लास में हम कुछ और डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इनकी जो है इनको इम्प्रूव या इनको दूर कैसे किया जा सकता है वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।